नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा सक्रिय नक्सलियों के परिजनों की निरंतर अपील का असर दिखा है। सोमवार 19 जनवरी 2025 को सीनापाली एरिया कमेटी एवं एसडीके एरिया कमेटी के 6 महिला और 3 पुरुष सहित कुल 9 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस एवं सुरक्षा बलों के समक्ष हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इन सभी नक्सलियों पर कुल 45 लाख रुपए का इनाम घोषित था। रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने इसे गरियाबंद के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि इस आत्मसमर्पण के बाद जिले की सीमा में कोई सक्रिय नक्सली शेष नहीं है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों से 3 AK-47, 2 SLR सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त जारी रहेगी ताकि अन्य क्षेत्रों से नक्सली यहां शरण न ले सके। ये है बलदेव, ये बलदेव है जिसके परिजनों के और आत्मसमर्पण के लिए इनके परिजनों की अपील और साथ ही साथ आत्मसमर्पित नक्सली सुनील की अपील हमने प्रसारण किया था। बलदेव ने आज आत्मसमर्पण कर दिया है AK-47 के साथ। आपके पास AK-47 था? AK-47 के साथ 8 लाख रुपए के इनामी बलदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बलदेव, आप कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है सर। घर जाएंगे तो परिवार से तो मुलाकात करना जरूर। परिवार से मुलाकात करेंगे। आपने अपने परिजनों की अपील देखी थी? छोटे भाई की, छोटी बहन की देखे हूँ तो वो थोड़ा वो देखने के बाद थोड़ा दुख भी लगा है। दुख लगा। आप कितने सालों से जंगलों में भटक रहे थे? 2006 से। उसके बाद घर कभी नहीं गए? गए थे 2012 में गए थे। 2012 में गए थे। उस समय जो हमारे वो छोटा भाई भी छोटा ही था। सीनापाली, नुआपाड़ा और गरियाबंद धमतरी डिवीजन में अब कितने नक्सली रह गए हैं आपके हिसाब से? अभी नहीं है सर। अब नहीं है? अभी मात्रा इधर गोबरा और सीता नदी का 9 लोग बचा है। गोबरा सीता नदी में कौन कौन है? ज्योति है और ज्योति, रामदास और उमा। अच्छा, ये लोग बचे हुए हैं। अच्छा, आपके साथ आज अपने कितने लोगों ने आत्मसमर्पण किया? 9 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। गरियाबंद से कैमरा पर्सन दिव्यांश के साथ हॉर्नबिल टीवी के लिए मैं किरीट ठक्कर। बहुत खुशी की बात है कि आज हम सब इस ऐतिहासिक मौके पर उपस्थित हैं। गरियाबंद जिले में सक्रिय सारे जो नक्सल संगठन है एक्टिव, उसके सारे सदस्य जो बचे हुए थे उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। कुल 9 नक्सली, इसमें से 3 डिविजनल कमेटी मेंबर के हैं, डिविजनल कमेटी स्तर के हैं, 3 एरिया कमेटी स्तर के हैं और 3 पार्टी मेंबर्स हैं जो कि इन डिफरेंट कमेटीज में पार्टी के आइडियोलॉजिकल वर्क को कैरी आउट करते हैं। 6 स्वचालित हथियार भी हैं। इन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। थोड़ी देर में वो आपके सामने उपस्थित किए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 2 सालों से जो ये अभियान चला आ रहा था, जिसमें भले ही गरियाबंद को उल्लेखनीय सफलताएं मिली थी, करीब 30 नक्सली मारे गए थे, उतनी ही संख्या में सरेंडर किए थे। और आज का यह सरेंडर एक तरह से गरियाबंद जिले में जितने भी संगठन लिस्टेड थे, कार्यरत थे, उनका पटाक्षेप करता है। आप सबका सहयोग, केंद्रीय बल, जिला बल, STF, सबका सहयोग अविस्मरणीय रहा गरियाबंद के इस मुकाम पर पहुंचने। बिलासपुर जिले में बेलतरा विधानसभा में आयोजित बेलतरा महोत्सव के दौरान जारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने महोत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर करते स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठा है। सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने 16 से 18 जनवरी 2026 तक बेलतरा महोत्सव का आयोजन किया था। यह महोत्सव जिले में सांस्कृतिक एवं पारंपरिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें संगीत, ड्रामा और स्थानीय कलाओं का प्रदर्शन शामिल होता है। महोत्सव के अंतिम दिन 18 जनवरी की देर रात सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच के पास 2 गुटों के बीच नाचने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। यह विवाद जल्दी ही हाथापाई में बदल गया और दोनों पक्षों ने जमकर लात घूंसे चलाए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है
कि युवा एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग बीच बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। घटना इतनी तीव्र थी कि दर्शक डर के कारण इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस मारपीट ने न केवल महोत्सव के आयोजकों की छवि को प्रभावित किया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया कि इतने बड़े सरकारी आयोजन में सुरक्षा प्रबंध कितने प्रभावी थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि आयोजन में पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था, जिसकी वजह से विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है। मरवाही जिले में अवैध धान तस्करी के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मरवाही अनुविभाग में एसडीएम के नेतृत्व में चल रहे जांच अभियान के दौरान कई किसानों के पास मौके पर धान नहीं पाए जाने के बावजूद समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए टोकन कटवाने का मामला सामने आया। बीते 2 दिनों में करीब 1500 क्विंटल धान का रकबा समर्पित कराया गया है। वहीं नगवाही गांव में मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाया गया 130 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फर्जीवाड़े और तस्करी में शामिल लोगों पर आगे भी कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। अभी हम लोग भौतिक सत्यापन का काम जो है युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। हमारे कलेक्टर महोदया का सख्त निर्देश है कि किसान का हर दाना खरीदी हो और व्यापारी यानी कि बाहर का अवैध धान बिल्कुल खरीदी नहीं होना चाहिए। इस पर कार्रवाई करने की निर्देश दिए हुए हैं। तो उसी के पालन में हम लोग निरंतर घरों में जा कर के हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। तो जहाँ पर टोकन को देखा जा रहा है और उसके विरुद्ध उनके घर में कितना धान रखा है वो देखा जा रहा है। अगर टोकन के विरुद्ध धान नहीं मिल रहा है तो उसका रकबा समर्पण कर रहे हैं। तो अभी मैंने स्वयं 2 दिनों में 1500 क्विंटल धान का रकबा समर्पण किया है। वैसे ही आज हम लोग नगवाही गांव में आए हैं एक किसान के घर। तो यहाँ पर अवैध धान रखा हुआ है, किसान ने खुद स्वीकार किया है, तो हम लोग जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। रायगढ़ के प्रतिष्ठित संस्कार पब्लिक स्कूल में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन हर्षोल्लास के साथ किया गया। लगभग 500 मीटर लंबी यह सड़क स्कूल के मुख्य द्वार से छात्रावास तक बनाई गई है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया गया। खास बात यह रही कि सड़क का उद्घाटन मीडिया कर्मियों द्वारा ही किया गया। प्रेस वार्ता में मार्गदर्शक रामचंद्र शर्मा ने स्कूल में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और शैक्षणिक सुधारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूल की फीस समान स्तर के अन्य स्कूलों से कम है और निर्माण कार्यों का बोझ फीस पर नहीं डाला जाता। आज आप सभी के चैनल्स का मैं धन्यवाद देता हूं जो यहाँ आए और पूरे कार्यक्रम को कवर किया। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मीडिया कर्मियों के द्वारा ही आज जो संस्कार पब्लिक स्कूल में सड़क निर्माण हुआ था उसका उद्घाटन किया गया है। हमारे आदरणीय सुभाष त्रिपाठी भैया, रमेश अग्रवाल भैया आदि सभी ने यहाँ उपस्थित होकर के सड़क का उद्घाटन किया है। और ये मीडिया कर्मी की ही स्कूल है और मीडिया कर्मियों के द्वारा ही सड़क का उद्घाटन हुआ है, जो बहुत खुशी की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था स्कूल के बारे में, आगामी जो रूपरेखा जी जनरली क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल चल रही हैं, बड़ी स्कूल्स, उनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी चीजें भी शामिल रहती हैं। तो हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि प्राइवेट स्कूल कैसे चलते हैं, क्या क्या सुविधाएं रहती हैं, संस्कार पब्लिक स्कूल क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, आगे क्या क्या अलग करना चाहता है। जैसे हमने सड़क का बताया, स्टोटर्फ का बताया, पीपी टाइल्स की, बास्केटबॉल ग्राउंड का बताया, स्विमिंग पूल का बताया। जो भी हम बदलाव ला रहे हैं, एकेडमिक्स में जो बदलाव ला रहे हैं उसके बारे में हमने बताया और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं बेहतर, इसके बारे में आपको जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कि स्कूल में एक्चुअल में कैसे चलना चाहिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान दुर्ग भिलाई में नियमों की अनदेखी सामने आई है। दुर्ग के शिक्षक नगर स्थित महावीर जैन स्कूल में एक नाबालिग छात्र कार चलाकर स्कूल पहुंचा और लापरवाही से वाहन घुमाते समय नियंत्रण खो बैठा। हादसे में स्कूल की एक शिक्षिका घायल हो गई, जबकि 2-3 वाहनों को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्र को नोटिस जारी कर परिजनों से जवाब तलब किया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की।
कानून के अनुसार ऐसे मामलों में परिजनों और वाहन मालिक पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान है। आज सवेरे अपन सोए हुए थे, अचानक बहुत जोरदार की आवाज़ आई। अचानक जब आवाज़ ऐसा लगा कि किसी ने ठोक दिया कार को। एक कार आके एक टीचर को रौंदे के चक्कर में, शायद अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाते तो रौंदा जाती, लेकिन वो गिर गई और कार ने सीधा जाके एक घर में एक दूसरे गाड़ी को ठोकते हुए अंदर एक गली में जाके घुस गई। जी सर, वो हमारे स्कूल के 10वीं का एक छात्र है और वो अपनी गाड़ी लेकर आए थे अपने कुछ दोस्तों के साथ, और गाड़ी अनकंट्रोलेबल हो गई, जिससे कि टीचर को भी थोड़ा सा चोट लगा है और गाड़ी एक गली में जाके लगी है। उसमें वहीं पास में और एक गाड़ी थी, वहाँ उस गाड़ी को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। ये लगभग 7:30 बजे की बात है। तब हमारे स्कूल की एंट्री 7:45 था और ये बच्चे पहले से आकर ये सब जो घटना घटी है वो हुई है, और स्कूल की तरफ से हम उन बच्चों को अनिश्चित काल के लिए रिस्ट्रिकेट कर रहे हैं, और जो टीचर हैं उनको कुछ ट्रीटमेंट लगेगा। पेरेंट्स अभी बैठे हैं, उनको जो भी ट्रीटमेंट लगेगा वो पेरेंट्स उनका ट्रीटमेंट का भार उठाने के लिए तैयार हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की रिटेंशन स्कीम में किए गए बदलाव को लेकर सेवानिवृत्त कर्मियों का आक्रोश सामने आया है। किराया दरों में 32 गुना बढ़ोतरी के विरोध में रिटायर्ड कर्मचारियों ने टीए बिल्डिंग का घेराव कर बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मियों का कहना है कि अचानक बढ़ा किराया अनुचित है और इससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उनकी मांग है कि रिटेंशन आवासों को लाइसेंस में बदला जाए और वर्तमान निवासियों को वही मकान आवंटित किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जबकि प्रबंधन ने समाधान का आश्वासन दिया है। नमस्कार साथियों, आपके चैनल से मैं बताना चाहूंगा, मैं सुभाष चंद्र मेश्राम भिलाई इस्पात संयंत्र का भूतपूर्व कार्मिक हूं, और आज भिलाई की जो अवस्था स्थिति जो देख रही है, जिन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपना संपूर्ण जीवन भिलाई इस्पात संयंत्र को समर्पित कर दिया और भिलाई इस्पात संयंत्र को सेल का सिरमौर बना दिया था, और आज उन्हीं सिरमौर कहलाने वाले हमारे संयंत्र के सभी कार्मिक जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अपना वीआरएस लिया है और भिलाई स्टील प्लांट की टाउनशिप की सुंदरता को बरकरार रखने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, और उस छोटे छोटे मकानों में जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह की, उन मकानों को जिनकी अवस्था 60 साल से ऊपर हो चुकी है, वो सारे मकान जर्जर हो चुके हैं, उसको उन्होंने अपने पैसे से, अपने खर्चे से उसको बाकायदा चमका के ठीक ठाक करके रख के टाउनशिप की सुंदरता को बरकरार रखा है। तो संयंत्र प्रबंधन ने हम सभी से, किसी से 9 लाख, किसी से 10 लाख रुपए लेकर के हमें जो मकान दिया है, हम बाकायदा उसका बिजली, पानी, किराया सब कुछ पटा रहे हैं। इसके बावजूद भी एक अमानवीय तरीके का एक तुगलकी फरमान जारी किया जाता है कि आपको अब से 24 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के भाव से आपको भुगतान करना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि भिलाई स्टील प्लांट का जो 32 बंगले का क्षेत्र है, उन 32 बंगलों में ना तो कोई बीएसपी का अधिकारी रहता है, ना ही कोई कर्मचारी रहता है, वो सारे के सारे ऑफिस में परिवर्तित हो चुके हैं। उन 32 बंगलों को 2 रुपए स्क्वायर फीट में सबको दे के रखा प्रबंधन ने, उनको 24 रुपए क्यों नहीं करता? और वो कर्मचारी जिन्होंने संयंत्र को आज ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, विश्व स्तर पे नाम किया है, उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में जो इस तरीके का भुगतान करना पड़ रहा है, उनका मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके रिटायरमेंट की राशि बची नहीं है, किसी ने बच्चों की शादी में, किसी ने और किसी इसमें उनकी सारी राशि खर्च हो चुकी है, और आज प्रबंधन ये जो हरकत कर रहा है, तो मैं प्रबंधन से पूछना चाहता हूँ, क्या सेक्टर 6 की तरह खंडहर और भूतिया पूरी टाउनशिप को बनाने की इनकी मंशा है क्या? अगर जिस तरह से खंडहर आज आप जाकर के देखिए, सेक्टर 6 में सारे बिल्डिंगे भूता खंडहर नजर आती है, वहां पे समस्त प्रकार की अवैध गतिविधियां होती है ना, नशेड़ी, गंजेड़ी, भगड़ी वहां पे आकर के अपने सारे कार्य कारनामे करते हैं। वो आंख बंद रहती है क्या इनकी? उस समय क्यों नहीं दिखता इनको? तो क्या वही नजारा
वो पूरी टाउनशिप को भिलाई के सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 10 तक को बनाना चाहते हैं क्या? मैं प्रबंधन से अभी हमारा डेलीगेट गया था, उन्होंने 15 दिन का समय दिया है और 15 दिन के अंदर में अगर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ, जैसा कि हम चाहते हैं कि रिटेंशन स्कीम को ये पलट करके लाइसेंस में तब्दील कर दी जाए। हमारी एक छोटी सी मांग है ताकि टाउनशिप की सुंदरता बनी रहे। जी, मैं सुभाष चंद्र मेश्राम, बिलास इस्पात संयंत्र का पूर्व कार्मिक हूँ और एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो विषय, ये राजनीति का विषय है ही नहीं, कहीं न कहीं ये बहुत ही दुखदाई विषय है सभी के लिए कि एक बेटी के रूप में मेरा यहाँ आना हुआ है आज, कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, लाचार हैं, जो सेक्टर 9 की दवाइयों पे जो आश्रित हैं, उनको जिस तरीके से प्रताड़ित करके घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, घर जो कि मूलभूत अधिकार में भी है, और घर में जबरदस्ती नहीं रह रहे हैं वो। एक चीज मैं बीएसपी प्रबंधन को क्लियर कर देना चाहती हूँ, जबरदस्ती घर में नहीं रह रहे हैं वो। उन घरों में वो 30 से 40 सालों से रह रहे हैं, और वो जो है कि बार बार ये बातें आई है, पांचवें फेज तक लीज आई है, 6ठे फेज की लीज आएगी, पेपरों में भी आया है, लगातार आया है। अगर नहीं देना था तो बीएसपी को खंडन करना चाहिए था, क्यों नहीं खंडन किया गया? उसी आशय के साथ यहाँ के लोगों ने अपना कोई अलग प्रबंध नहीं किया, उन्होंने इसी को अपना सारे जीवन का आशियाना बना के यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये जो गुमराह किया है बीएसपी ने, है ना, और वो आज जो जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, ये कोर्ट भी उन्हीं का ही है, खुद कार्रवाई करती है और अपने कोर्ट में खुद सुनवाई करती है और अपने पक्ष में नतीजा भी देती है। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ प्रबंधन को कि ये जो है ये मुगल काल नहीं है, जजिया कर नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलेगा। स्वीटी जी, एक बड़ी बात और सामने लेके जा रही है, कांग्रेस पार्टी श्रेय लेने के लिए कभी उपवास करती है, कभी पैदल मार्च की बात करती है। 25 तारीख को उनके द्वारा भी नगर सेवा विभाग का घेराव किया जाए। देखिए, ये उनका विषय है, वो क्या करते हैं हमें नहीं पता, ना हम जानकारी रखते हैं। हमारा ये जो है, मैंने कहा राजनीतिक विषय ये है ही नहीं, ये हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का जो जीने का अधिकार छीना जा रहा है, घर छीना नहीं जा रहा है, जीने का अधिकार छीना जा रहा है। तो एक बेटा बेटी के रूप में संवेदना के साथ हम लोग आज यहाँ पे हैं, राजनीति करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जजपुरी में धार्मिक आस्था के प्रतीक जय स्तंभ को जलाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने आरोपी राजेश साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। 16-17 जनवरी की रात हुई इस घटना में आरोपी ने केरोसिन डालकर जैद खान को आग लगाई थी। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक जांच और ग्रामीणों के बयान के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सामग्री जब्त कर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। की मध्य रात्रि को ग्राम झजपुरी कला, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सतनामी समाज के मान सम्मान के प्रतीक, बाबा गुरु घासीदास के प्रतीक जय स्तंभ को खंडित किया गया है, जलाया गया है। हम कलेक्टर महोदय से ये मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके जो संविधान के तहत है उनको जो कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। अगर 15 दिनों के अंदर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाते हैं तो सतनामी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की और शासन में बैठे हुए सत्ताधारी लोग होंगे। यही मांग करने हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। ये हमारी मांग है। डीकेएस कुमार डहरिया, सतनामी समाज। बिलासपुर जिले के सकरी थाना पुलिस पर मारपीट और उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि एक मामूली सड़क हादसे के मामले में ड्रंक एंड ड्राइव के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई और मारपीट की गई है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने 30,000 रुपए की मांग की और पैसे नहीं देने पर धाराएं बढ़ाकर जेल भेजने की चेतावनी दी। यहां तक कि कोर्ट में डायरी पेश करने के नाम पर भी रकम मांगी गई। पीड़ितों ने मंगलवार को कलेक्टर और एसएसपी से शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरा नाम आर्यन बंजारा है, मैं उजलापुर में रहता हूँ। नॉर्मली बाइक एक्सीडेंट हुआ था जो कि हाफा रोड में, तो पुलिस वाले वहीं एक्सीडेंट के बीच आए और पुलिस वाले मेरे को लेके गए कि चलो मेरे साथ, तुम लोग को कुछ नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा ले जाने के बाद बोल के। फिर अंदर केबिन में ले जाने के बाद पुलिस वाले बोले कि घर में कॉल करो और 30,000 मांगे। तो घर वाले जब बोले कि 30,000 नहीं है करके, तो फिर मेरे को मारे पीटे और बोले कि
अगर पैसा नहीं देगा 30,000 नहीं देगा तो धारा बढ़ाएंगे और अच्छा धारा लगवा के तेरे को अंदर करवा देंगे। ऐसा करके मारपीट किए थे। कौन सा थाना? सकरी थाना। फिर आप लोग क्या किए आगे? फिर घर वाले बोले कि जो भी चालान है, जो भी धारा तुम लोग को लगाना है लगा दो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो एक से फिर धारा लगाए और फाइन पटाने के बाद भी 13,000 फाइन पटाए थे शुक्रवार को। फाइन पटाने के बाद जब पर्ची लेके गया थाना गाड़ी छुड़वाने के लिए तो बोले एक ठोक और अभी फाइन लगाना है। 185 धारा एक ठोक और लगा उसके बाद। हाँ, बताएंगे आप कहाँ से? मैं आर्यन बंजारे की मम्मी बोल रही हूँ। हम लोग उस्लापुर में रहते हैं। हम लोग गरीब परिवार से हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। मेरा लड़का BCA का पढ़ाई कर रहा है SBT कॉलेज में। नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, उसके सिलसिले में पुलिस वाले धोखा दे के ले गए कि मैं छुड़ा दूंगा, कुछ नहीं होगा करके। वहाँ ले जाने के बाद 30,000 35,000 पैसा का मांग किए और हम लोग नहीं है करके बोले। मेरे लड़का को मार रहा था, मैं दरवाज़ा खटखटाई तो खोले, बोल रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं। और 40,000 का मोबाइल रखा है, चोरी का है, कोई कागजात नहीं है। बाइक भी इसका चोरी का है, इसका भी कोई कागजात नहीं है। मैं बोली मेरे पास कागजात है दोनों का, मैं भेज देती हूँ करके भेज दी। फिर उसके बाद उन लोगों ने धारा एक से बढ़ा दिए और पैसा का मांग किए। एक धारा का मैं पैसा पटाई, उसके बाद फिर दूसरा धारा लगाए 185 का। एक धारा का वो लोग कितना पैसा लिए? 13,000 उसका फाइन पटाई हूँ मैं कोर्ट में। उसके बाद दूसरा लगाए हैं तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं पटाते जा रही हूँ तो फिर मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी करके। फिर मैं मना करी तो क्या बोलते हैं, कोर्ट में आने के बाद भी फिर पैसा का मांग कर रहे थे। पुलिस वाले आए थे पहुंचाने के लिए, उसका भी नाम आपको पता है उनमें? नर्मदा साहू करके हैं, अमित पोर्ते हैं। पहले अमित पोर्ते जी लाए थे, उनको भी मैं पैसा दी पेश करने का। उसके बाद नर्मदा साहू पेश करने का वो भी पैसा का मांग किए थे तो उनको भी मैं दी थी पैसा। उसके बाद भी पेश नहीं किए हैं। मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। मैडम, उस्लापुर से मैं आया हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, आर्यन बंजारा मेरा लड़का है। ये KTM बाइक से जो इनके आपस में टक्कर हुई थी, पुलिस वाले कुछ नहीं होकर के लेके गए और धारा बना देंगे करके इन लोगों से 30,000 रुपये की मांग करने लगे। आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी और आपका लड़का को भी जेल भेज देंगे। तो बोले सर जैसा तैसा बना लो, ऐसा करके बच्चे को छोड़ दो, कोई गंभीर धारा नहीं है। तो बोले इनको 30,000 रुपये दो जिनके गाड़ी में ठोकाई है। तो हमारा कहना है भाई उसका भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, एक तरफा कैसे उनको पैसा देंगे। तो वो जो दूसरा पक्ष गाड़ी वाला था वो हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहते, भैया हमको 2-3 रुपये दे दो बोले। फिर ये लोग 30,000 की इसलिए मांग कर रहे हैं, ऐसा करके हम उनसे बोले। धारा लगाने के बाद कोर्ट ले आए। पैसे का मांग किया था उसका नाम बताइए। उनका नाम है अमित पोर्ते और एक विवेचना अधिकारी है जिस समय वो सिविल ड्रेस में थे, गाड़ी को उठा के लेके आए थे। उनका नाम तो नहीं पता लेकिन उनको पहचानते हैं चेहरे से। उसके बाद कोर्ट परिसर आए, 13,000 का फाइन हम लोग पटाए। उसमें फाइल लाने का पैसा लगता करके यहाँ भी हमसे पैसा लिया गया। और ड्रिंक एंड ड्राइव का फाइन पटाने के बाद मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि इनकी गाड़ी छोड़ी जाए करके। उसके बाद अब कितने बार तुम पटाते रहोगे, पैसा भी ड्रिंक एंड ड्राइव का लगा। सकरी थाना में उस वक्त कोई उच्च अधिकारी नहीं थे, वहाँ के TI नहीं थे। आप लोगों ने क्या उनसे बात की, उनसे संपर्क किया? 9 तारीख को TI साहब थे मैडम, लेकिन उनसे हमारी संपर्क नहीं। उस वक्त तो मैं बाहर था, हमारी ये मैडम जी थे उस समय। बोले फिर TI साहब आपके बच्चे से तो एक्सीडेंट हुआ एक दूसरे का, तो जो भी आपसी आप लोग बात करना चाहते हैं पीड़ित पक्ष से आप बात करके देख लो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसा करके TI साहब बोले इन लोगों को। ठीक है, कितने पुलिस वाले इसमें पूरे उसमें इन्वॉल्व थे? इसमें मैडम इस केस में बता रहा था आरक्षक जो आया था, क्या नाम है उनका, अमित पोर्ते। इसमें हम लोग टोटल 5 पुलिस वाले हैं और सभी लोग अलग जांच कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर मैडम उनको पैसा देना पड़ेगा, साहब को पैसा देना पड़ेगा। तो हम 4-5 लोग मिलकर इसको बांटेंगे। इतने में क्या होगा, आपको कम से कम 25,000 रुपये देना पड़ेगा करके मुझसे मांग की है। नाम बताइए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।